दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक हिंदी कहानी। जिंदगी भर की कसक, साधारण नारी की साधारण जिंदगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना और सुनने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब आज के ज़माने में कोई यह कहे कि उसने कभी कार नहीं देखी तो यही लगेगा कि क्या बेकार की बात कर रहा है। यदि यह कहे कार देखी जरूर है पर कभी बैठकर नहीं देखी तब साफ समझ में आ सकता है कि हाँ सच है। गरीब आदमी कार में बैठ कैसे सकता है जब तक कोई हारी बीमारी न हो। निर्मला कभी रिक्शे में भी नहीं बैठती क्योंकि सदा लगा कि फजूल खर्च करने का उसे क्या अधिकार। धूप हो या बरसात वह सदा पैदल ही चलती रही। एक दो बार पहले कार में सवारी करने का मौका हुआ तो यूँ ही किसी नाते रिश्तेदार के साथ उनकी गाड़ी में बैठी सो मन संकुचता रहा कि पता नहीं कार का दरवाज़ा कैसे बंद होता है और खिड़की का शीशा कैसे ऊपर नीचे सरकता है। अपने बूते कार में बैठने का सपना यूँ देखा था कि ब्याह होकर जब ससुराल जाना होगा तो फूलों से सजी मोटर में बैठने को मिलेगा। ढोलक की थाप पर बनी गाती सुहागिनों के कोकिल कंठ से गान फूटते। दो हंसों की मोटर दरवाजे खड़ी रे, आज मेरी बन्नो ससुराल चली रे। फिल्मी गीतों की पैरोडी बनाने में भाभी और चाची होशियार थी। इन्हीं दिनों फिल्म गंगा जमुना के गीत घर घर गूंजते थे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। उसी लोकप्रिय गीत की धुन पर यह आज मेरी बन्नो वाला गीत ढोलक पर बड़े हंसटेदार ढोल धप्पे के साथ गाया जाता था। आंखों ने सपना देखना शुरू कर दिया था कि राजकुमार सा बर मोटर में बैठा कर ससुराल ले जाएगा जहाँ गाड़ी पिच में रुकेगी। सामने बगीचा होगा, बगीचे में फुहारा लगा होगा। पिच की सीढ़ियाँ चढ़ दुल्हन ऊपर चढ़ेगी और सामने महारानी की तरह सांस झग सफ़ेद कीमती रेशमी साड़ी में ममता लुटाती खड़ी होगी। आरती का थाल लिए सपने पूरी हो तो सपनों का सपना ही कोई क्यों देखे, सच्ची न कहलाए। सच यह था कि मायके और ससुराल में कुछ भेद न था। गरीबी का जो आलम वहाँ था सो यहाँ भी। वह तो रिक्शों में बैठकर जब विदा हुई तो कलेजा मुँह को आया। सब समझो कि यह पीहर की देहरी छूट जाने की रुलाई है। दरअसल यह रुलाई थी इस बात की कि विदा के वक्त मोटर नहीं हासिल हुई, रिक्शा ही नसीब हुआ। तब उम्र भी क्या थी, महीना भर पहले ही 14 बरस की पूरी हुई थी निर्मला। माता पिता सोचते कि लड़की सयानी होते ही अपने घर बार की हो जाए। वही ठीक, ब्याह करके माता पिता कुछ अन्याय कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं सोचता था। न लड़की न पड़ोसी न नाते रिश्तेदार। शादी होनी ही है, लड़की को ससुराल जाना ही है, यही सब सोचते थे। सच पूछिए तो निर्मला के दिल में खुशी थी कि अब पढ़ने से जान छूटेगी। गणित विज्ञान और इंग्लिश ऐसे विषय थे जिनसे उसका जी घबराता था। न खोपड़ी में कुछ दाखिल होता, न इसके लिए कोई विशेष कोशिश ही की थी उसने। अमेय निर्मेय बीजगणित के गुणखंड सब ऐसे राक्षस मालूम पड़ते थे कि जैसे प्राण ही चीर डालेंगे। स्कूल में मास्टरानी मारती और घर में पिताजी रिजल्ट कार्ड पर लगे लाल लाल गोलों ने ही उसका जी पढ़ाई से हटाया था। पिताजी को भी घर भर ढूंढने की ही गोली से मिली। वे समझा गए कि लड़की बड़ी हो रही है और उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है।
ब्याह हो जाने पर स्कूल जाने से जान छूटेगी, ऐसा मान लिया था। शेष समय तकिए और चादर काटने में खर्च किया जाने लगा था। उस जमाने में गली में उस उम्र की सभी लड़कियां यही करती थी। अजब प्रतियोगिता थी, किसकी लड़की कितनी सुघड़ है, इसका आकलन बड़े बूढ़े हाथ की दस्तकारी देख कर करते थे। तकियों पर ज़्यादा स्वीट ड्रीम काढ़े जाते। गली में डिजाइन छापने वाली जो दुकान थी, वह लड़की की उम्र और कपड़ों को देखकर डिजाइन छापती। सारा कढ़ाई बुनाई का कार्यक्रम उसी के बूते पर चलता था। तकिए, मेज पोश और चादर के बाद दहेज की साड़ियों का नंबर आ जाता। फिर खींचने को और भी कई चीज़ें थी। गुड़िया वाली टिकोजी, मोतियों का पर्स, सितारों का हाथ से झलने वाला पंखा, दीवारों पर लगाने को तस्वीरें कशीदा करके या पेंटिंग करके। उसकी घड़ी तो मन ऐसे पुलक आया कि इतने नए नए कपड़े, गहने, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब चीज़ें तो माँ खरीदने ही न देती थी। कहती ये सब सिंगार पटार अपने घर जाकर करना। अब चूंकि निर्मला की जिंदगी में वह समय आ गया था जब लड़की अपने घर यानी ससुराल जाती है। माँ ने बिन मांगे खुद अपने आप से रिश्ते की एक भाभी को रुपए निकाल कर दिए कि नए फैशन की क्रीम पाउडर ला देना। सुना है 22 रुपए की ऐसी कोई क्रीम आती है जिसे लगाकर लड़की गोरी हो जाती है। निर्मला का रंग सांवला तो नहीं है पर थोड़ा दबता हुआ तो है। माँ को जो सांवला न लगता था वही ससुराल वालों को काला लगा। विदा होकर ससुराल पहुँची तो कोई मुँह फट बोली, बहू तो काली ले आई हो एकदम। फिर तो यह समझो कि ससुराल में किसी को उसका निर्मला नाम ही याद न रहा। वह सीधे कलो हो गई। सास भी मुँह टेढ़ा करती। इस कलो के मिजाज बहुत ही टेढ़ी है। 14-15 की उम्र। कलो कलो सुन जी जल जाता पर करती क्या। दिन भर चौका बर्तन, घर का काम काज और ताने यानी कहानी, वही जो एक गरीब की जिंदगी में होती है। गहने जहाँ से आए वहीं गए। रेशमी कपड़े सहेज कर धरे गए। आने जाने नाते रिश्तेदारों ब्याह बारात के समय काम आएंगे। तन पर वही और वैसे ही जैसे कि वहाँ आदत थी। नए हो तो सस्ते, पुराने हो तो घिसे, बाहर के लायक न रहे तो घर में पहने जा रहे हैं। काम करना निर्मला की आदत में आया तो मन मारकर जीना भी आदत बना। छोटी किशोर से वह बच्चे की माँ भी बनी। जोड़ तोड़कर सच्चे को आमदनी में शामिल करना और आधे समय के लिए बचा कर रखना भी धीरे धीरे सीखा। जैसे सब होती है, निर्मला भी धीरे धीरे पूरी घर जोगड़ू औरत हो गई। सुघड़ सयानी, समझदार गृहस्थिन। जीवन के छोटे छोटे सुख और दुख सांस झगड़ ली तो दुखी हो गई। पति ने प्यार से 2 मीठे बोले बोले तो खुश हो गई। होते होते जीवन में एक सहज गति रही, धीमी यही लेकिन निरंतर, जैसे कोई नदी की धारा हो। घर परिवार के तटों के बीच बहती, निश्चित लेकिन बंधी हुई। तट तोड़े तो विभीषिका बने। विभीषिका तो नहीं बनी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा भी न हुआ जो बहुत गौरव की बात हो। यह एक साधारण नारी की साधारण जिंदगी थी। कभी मन करता कि ससुराल को छोड़कर पीहर लौट आऊं। फिर ख्याल आता कि इसमें माँ बाप की बेइज्जती होगी। 2-4 दिन मन उदास होता, फिर आंसुओं से घुल पूछ कर सब निखर जाता। अपना घर परिवार अच्छा लगता, पति पर गर्व होता। कभी मन उदास होता तो जी उठता कि
क्या जिंदगी है। 2 कमरों के मकान में किसी तरह घिंच बीच कर सब लोग रहते हैं। न कभी मन का खाया न पिया, न कभी घूमने गया और न कभी कुछ नया खरीदा। इस आमदनी में खर्च बड़ी मुश्किल से समाते हैं और कुछ न कुछ तंगी हमेशा लगी रहती है। जैसे सबकी जिंदगी होती है वैसी ही जिंदगी निर्मला की भी थी। घर गृहस्थी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी और एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी लगी। अब एक प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका की गृहस्थी, जिसमें कि माता पिता 3 बच्चे और खुद 2 जने, यानी कुल मिलाकर 7 लोगों की गृहस्थी थी उसकी। ऐसे में जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चलती रही। वैसे तो हर एक जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है, पर कहानी तो वही होती है जो कहानी सुनने लायक हो। अन्यथा तो बिहू हुए, बीबी हुई, बच्चे हुए और मर गए। इसके अलावा जिंदगी की कहानी क्या है। निर्मला की सीधी सादी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। हुआ यह कि निर्मला का एक देवर जो किसी कारखाने में मामूली तकनीशियन था और दूर शहर में रहता था, उसकी शादी एक बहुत धनी परिवार में बहुत सुंदर लड़की से तय हो गई। शादी तय होते ही घर में तूफान आ गया। लड़की सुंदर थी, निर्मला से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके आने से पहले घर में उसके लिए जो तैयारियां शुरू हुई उसे देखकर निर्मला के दिल में एक कसक उठी कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। छोटी बहू के लिए एक कमरा होना चाहिए। रहेगी तो यहाँ नहीं, लेकिन जितने दिन भी ससुराल में रहे यहाँ ना लगेगी। किन कंगालों के घर आ गई। आशा तो यह थी कि बड़े बाप की बेटी अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएगी। यही सोचकर छत पर 2 कमरे बनवाए गए। रंग रोगन हुआ। इसमें कुछ फंड से भी खर्च करना पड़ा और कुछ कर्ज भी लिया गया, यह सोचकर कि कुछ देवर मदद करेगा और शायद कुछ शादी में भी मिलेगा। पर यह सब न हुआ। राजकुमारी सी बहू, बड़ी ही गोरी। सास ससुर ने उसे पलकों पर बिठाया। छोटी बहू के माता पिता ने बहुत दिया, पर कर्ज पटाने के लिए न तो फर्नीचर काम आया न बर्तन ही। बहू के भाई विदेश में रहते थे और अपनी बहन को उसके पति सहित विदेशी बुला लिया। ब्याह होकर बहू क्या आई, बेटा परदेश का हुआ। लड़की के माता पिता ने गरीब घर का हीरा लड़का शायद छोटा ही इसीलिए था कि वह बिना चूंच पड़ किए बेटी के साथ विदेश में ही बसे। अब तो खूब डॉलर में खेलोगी। आपस में पड़ोसी ने कहती तो सास खुशी से फूल न समाती। इसमें निर्मला को तो कुछ करना न था। छोटी के पीहर से एक साड़ी एक अंगूठी मिली, पर बहू के महीना भर रहने में जो खर्च हुआ उसका हिसाब निर्मला किसको बताती। सास छोटी बहू के गुण गाते न थकती। बहू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, बड़े बाप की बेटी है, कितनी पढ़ी लिखी है। और दूसरी तरफ निर्मला है, कुछ न आता था उसे सास ने ही पढ़ा लिखाया और नौकरी पर लगवाया। अब यह कोई नहीं कहता कि घर का कामकाज करते हुए पति के लिए समय निकालकर बच्चों को पालते हुए कैसे पढ़ी लिखी और नौकरी कर रही है। यह सही है कि पढ़ाई लिखाई का खर्च तो उसे पीहर से लेकर न आना पड़ा था, अपने पति की कमाई से ही पढ़ाई की। यदि सास ठसक से कहती कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो आखिर कमाई तो उनके बेटे की ही थी। निर्मला दिन भर छोटी बहू की तारीफें सुनती, वह भी ऐसी बहू की जो सास के साथ रही ही नहीं। छोटी बहू जितने दिन ससुराल में रही मेहमान की तरह रही है, क्योंकि उसे पता था कि जाना है, इसीलिए सिवा मीठे बोल के उसे करना क्या था। इस महीने भर के प्रवास में वह कभी फेरा डालने पीहर चली गई तो कभी हनीमून के लिए कुल्लू मनाली। बाकी दिन
नाते रिश्तेदारों का यहाँ लंच डिनर और ऐसे ही निमंत्रण, इसमें उसे फुर्सत न थी और शायद ज़रूरत भी न थी। निर्मला के जीवन में वह एक तूफान की तरह थी जिसने उसके सारे गुण तिनके तिनके कर उड़ा दिए थे। निर्मला मुश्किल से दाल रोटी बना पाती और छोटी बहू चाइनीज खाना केक बना लेती है। कई तरह का सलाद बनना जानती है। कॉन्टिनेंटल व्यंजन के नाम भी निर्मला ने छोटी बहू के मुंह से ही सुने हैं। जेब में पैसा हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। आज छोटी बहू केक बनाकर खिलाएगी। उसने बनाया पर सामान तो बड़ी बहू को ही मंगाना पड़ा। नहीं, नवेली बहू थोड़े ही पैसे निकल कर देगी, खर्च बड़ी बहू का, तारीफ छोटी बहू की। एक दिन छोटी बहू से खाना बनाने की बात चली तो उसने फौरन सबको लेकर सिनेमा जाने की बात कह दी तो सुनने को मिला बड़ी तो कभी सिनेमा देखने नहीं ले गई, पर छोटी ने जिद करके सिनेमा दिखाया। सच तो यह है कि सारा परिवार एक साथ सिनेमा देखने गया तो खर्च सारा बड़ी बहू का हुआ। छोटी बहू की तारीफ के बीच जब निर्मला ने हिसाब बताया तो सास को अच्छा नहीं लगा। महीना भर अगर मेरी बेटी और बहू घर में रहे तो उसका हिसाब सुनाती हो। सास नाराज हो गई। निर्मला के मन में एक कसक से उठती कि मूर्ख तो मैं ही हूँ कि अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करती हूँ। फिर भी जाते समय उनको कुछ न कुछ साड़ी गहने दिए तो उन्होंने अपनी बेटी को दिए हैं। गुजरते समय के साथ छोटी बहू कभी विदेश से आई तो उसकी आप भगत में निर्मला ने कहीं कमी नहीं आने दी। लेकिन छोटी ने मकान में जब हिस्से की बात कही तो निर्मला अबाक रह गई। और वह भी अगर हिसाब लगाए कि मिनरल वाटर की बोतलें कितने की आई। जो बच्चे पैदा ही विदेश में हुए उन्हें इंडिया तो दिखाना ही था। बच्चों को कभी आगरा, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी मुंबई घूमने जाने में क्या पैसे खर्च नहीं होते। कभी मुंह खोलकर छोटी ने मन रखने के लिए भी यूँ न कहा कि चलो सोनू, मोनू, गुड़िया तुम्हें भी अमेरिका दिखाए। अगर अमेरिका में पैदा हुए बच्चों ने इंडिया नहीं देखा तो इंडिया में पैदा हुए को भी कौन सा देखने को मिला। अमेरिका जितनी है उतनी नौखा में तो जरूरी खर्च भी खींचतान कर समाते हैं। देवर जी होंगे अमीर, कमाते होंगे डॉलर, पर घर तो कभी पैसा भेजा नहीं। अरे हमें न सही अपने बूढ़े माता पिता को ही भेज देते। छोटी बहू के गुण गाने का इसके अलावा भी बड़ा कारण यह बना कि छोटे ने माता पिता को बिलाहत की सौर करा दी। बूढ़े माता पिता पहली बार हवाई जहाज में बैठे और लगभग 3 महीने बिलाहत में रहे। सारा खर्च उनके होनहार सपूत ने किया। वीजा पासपोर्ट के सिलसिले में दिल्ली के कितने ही चक्कर बड़े बेटे ने लगाए। वहाँ सब तो बड़े खाते में गया। साथ में जो ले जाना है उसकी तैयारी भी महीना चली। चीज़ें तो छोटी छोटी है, पर इस इंडिया में भी तो कुछ मुफ्त नहीं आता। और माँ बाप जा रहे हैं तो बेटा बहू के लिए, पोती पोते के लिए कुछ न कुछ तो ले ही जाएंगे। अब कोई हवाई जहाज में गठरी लेकर तो नहीं जा सकता। बढ़िया किम्स की आटा जी, बहू के लिए साड़ी गहने नहीं तो 10 किलो शुद्ध देसी घी तो चाहिए। सो जो सामान भेजा जा सकता था उसकी सूची बनी। अचार, पापड़, मुरब्बे, बढ़िया और ऐसी ही कई चीज़ें तैयार करने में निर्मला के हाथों ने काम किया। फिर भी चलते समय सास ने पूछा, बड़ी तुम कुछ नहीं भेजोगी? तब बढ़कर निर्मला ने जवाब दिया था, हम पर कहाँ पैसे धरे हैं। बहुत दिन इसका
गाना गाया जा रहा कि बड़ी बहू इतनी कंजूस है कि बालकों के लिए 2 पैसे की चीज़ भी नहीं भेजी। इसके बाद निर्मला ने कभी न कुछ भेजा और न इस बारे में कुछ कहा सुना। जिंदगी तो अपनी गति से चलती है, ऐसी ही चली। वे जो बहुत रईस थे, जो हजारों मील दूर थे, पर उनकी कमाई का एक हिस्सा इस घर में तो न लगा और न उन्होंने किसी की मदद की। निर्मला का सारा जीवन उनकी ही यश गाथा सुनते बीता। निर्मला सोचती कि उसके हिस्से क्या पड़ा, काम ही काम, खर्चा और निरंतर छोटी बहू से अपनी तुलना, जिसमें हमेशा छोटी का ही पल्ला भारी पड़ता। सास छोटी बहू की तो तारीफों के फूल बांधती और निर्मला को 4 बातें ही सुननी पड़ती। काली कल्लों को तो कुछ आता जाता नहीं, माँ बाप के घर से कुछ लाई नहीं, उस पर छोटी को देखकर जलती रहती है। दूसरी तरफ छोटी है कितनी सुंदर, कितनी गोरी, कितनी धनी और कितने मीठे बोल बोलने वाली। बिलात में रहती है पर जरा भी अहंकार नहीं। छोटी बहू की प्रशंसा सुनकर तो निर्मला को इतना बुरा न लगता जितना उससे अपनी तुलना सुनकर लगता। सुबह से शाम तक खटती रहती है निर्मला, छोटी बहू की तरह चहकती तो नहीं रहती। अरे काम करे, घर को संभाले, स्कूल जाए, तब पता चले कि छोटी कितनी लायक है। मेहमान की तरह आती है, रहती है और चली जाती है। गोरी चाची के आसपास बच्चे मंडराते तो फटकार भी पड़ती। 15 दिनों बाद परीक्षा है, चलो पढ़ो। निर्मला सब सुनती, मन में कसक सी होती। चाहे कितना ही शांत करने की कोशिश करो, मन में कसक हो तो चेहरे पर खुशी आ ही नहीं सकती। कैसे भी बीते समय तो बीता ही है। अब निर्मला भी अधेड़ हो गई। बच्चे पढ़ने लिखने से अच्छे निकले। मन में तो था कि अगर देवर जी मदद कर दे तो उसका भी एक लड़का विदेश में कहीं कमाने लगे और घर का दलिया धुल जाए। पिछली बार कहा भी था, बाबू सोनू को भी वहीं कहीं नौकरी पर लगवा दो। किसी कक्षा में पढ़ रहे हो? एमए में। एमए किस विषय से कर रहे हो? संस्कृत से। संस्कृत सुनते ही करंट सा लगा हो जैसे। उछलकर देवर जी बोले, कुछ कंप्यूटर वगैरह नहीं सीखा? संस्कृत का क्या स्कोप है? आजकल संस्कृत पढ़ता कौन है? इसके बाद भाषण झाड़ेगा कि पढ़े लिखे माता पिता है और यही पता नहीं कि पढ़ना क्या चाहिए। मतलब यह कि साफ हाथ झाड़ लिए। बेचारे बच्चे का मुंह जरा सा रह गया। छोटे को विदेश में रहते अब 25 बरस हो गए हैं। इस अरसे में वे गिनकर 6-7 बार भारत आए होंगे। आए तो ज़्यादातर अपनी ससुराल में रहे सही भी है। जब इतनी दूर विदेश में रहते हैं तो कोई भी लड़की पीहर में रहेगी कि ससुराल में। जब भी छोटी बहू विदेश से आई तो ससुराल 2-4 दिन के लिए ही आई है। मेहमान की तरह आई, मेहमान की तरह रही। खूब खातिरदारी हुई। निर्मला के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, छोटा मोटा कोई बिजली का सामान लाए। कुल मिलाकर गिफ्ट लाए तो गिफ्ट ले भी गए। अदले का बदला तो करना ही पड़ता है। यहाँ संस्कृत की पढ़ाई में अपना जीवन बर्बाद करने वाला उनका बेटा अब डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। बहू भी डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। छोटा बेटा बैंक में अधिकारी है। बेटी अपने घर बार की हुई। इस बार पहली बार निर्मला अपनी खुद की कार में बैठकर पोते का मुंडन कराने हरिद्वार स्थित गंगा किनारे जा रही है। संग में पूरा परिवार है। पहली बार निर्मला कार में बैठी है क्योंकि उसकी अपनी कार है और हवा के झोंके के साथ उसे बचपन में पढ़ी एक कविता याद आ रही है। छोटी सी मोटर मंगवा दो
हवा चमन के खाने को। निर्मला के झुर्रियों भरे सवाले चेहरे पर सुख शांति की अपूर्व छाप है। अपना देश भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।